हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पीयूष सिंह और मैं आप लोगों के साथ पहले से ही डिस्कशन हम लोग करते आ रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली पे, जिस पर आज डिस्कस करेंगे हम लोग इसका 6th पार्ट। प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक कुछ शब्दावली ऐसी होती हैं, वर्ड मीनिंग पूछ लेते हैं, इंग्लिश में शब्द दिया जाएगा, आपको हिंदी में उसका अर्थ देना पड़ेगा और हिंदी में दे दिया जाएगा तो आपको उसका इंग्लिश रूप लिखना पड़ता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं 10-10 मार्क्स के, 10 इंग्लिश से हिंदी, 10 हिंदी से इंग्लिश, ये मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं। 5 पार्ट्स हमने इसके ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट पार्ट जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो जब खत्म किया था हम लोगों ने अपना लास्ट पॉइंट, तब कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए थे वहां पर कि आपको उनका मीनिंग ढूंढ के लेके आना था, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। अब कौन कौन से वर्ड्स थे उनके बारे में अगर बात करते हैं तो वो वर्ड्स देख लीजिए। वर्ड्स थे हमारे ये इंग्लिश वाले वर्ड्स दिए हुए थे, कैसस बेली, कैटलिस्ट, कैटेगरी, कैटर कंसर्न या फिर कॉज सेलेब्रा। और हिंदी वाले वर्ड्स आपको ये दिए हुए थे, सावधान, सावधानी, कैविएट या कानूनी आगाही, युद्ध विराम, उच्चतम सीमा, कक्ष, प्रकोष्ठ या सेल। ठीक है ना। तो इनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। कैसस बेली वर्ड दिया हुआ था, मीनिंग इसका निकलता है युद्ध का कारण, जो कॉज ऑफ वॉर होता है या कॉज ऑफ डिस्प्यूट भी कहते हैं इसको, वो होता है कॉसस बेली। देन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कोई भी ऐसी चीज होती है जो किसी प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देती है। हिंदी में इसके लिए पर्टिकुलर जो रूप आता है वो होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब बढ़ाने वाला, प्रोसेस को, गति को बढ़ा देने वाला उत्प्रेरक। कैटेगरी वर्ग या श्रेणी आता है, आप उसको विभाजित करते हैं, वर्गीकृत जब करते हैं तो जिस सीरीज में उसको रखते हैं वो कहलाती है कैटेगरी। देन कैटर कंसर्न, तिरछे रूप में कटे हुए कागज, तो तिरछे रूप में कटे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है ये इंग्लिश का वर्ड कैटर कंसर्न। अच्छा सॉरी, कंसर्न कॉर्नर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कैटर कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोने की बात करते हैं तो तिरछे रूप में कटे हुए कागज के लिए। कॉज सेलेब्रा, कॉज सेलेब्रा मामला जिसमें आम दिलचस्पी है, कोई भी ऐसा मैटर जिसमें आम दिलचस्पी हो, ऑर्डिनरी जनरल सेंस में बात करते हैं, वो आता है हमारा कॉज सेलेब्रा। अब सावधान या सावधानी के लिए कॉशन वर्ड आता है, याद रखिएगा। कॉशन, कॉशन का मतलब ही होता है सावधानी रखना। अच्छा कैविएट, इसके लिए वर्ड ही देखिए कैविएट है और साथ में एविट लगा दिया जाता है, कानूनी आगाही। कानूनी आगाही के लिए आ जाता है वर्ड कैविएट, एविएट। सीज फायर, जब कहीं युद्ध चल रहा होता है तो जब दोनों पक्षों की सहमति से किसी युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है युद्ध विराम। और उसके लिए जो बहुत अच्छा वर्ड है दैट इज सीज फायर। इंडिया पाकिस्तान के मैटर पे आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो सीज फायर मतलब जब रोकना चाहिए था लड़ाई, उस समय उन्होंने युद्ध का प्रयास किया, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सीज फायर का उल्लंघन करना। तो सीज फायर मतलब युद्ध विराम। अच्छा सीलिंग, सीलिंग वैसे छत के लिए भी यूज होता है। उच्चतम सीमा, हाईएस्ट जो लिमिट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी वर्ड सीलिंग का यूज किया जाता है। ठीक। अब सेल, सेल एक्चुअली एक तो बैटरी जो होता है, ठीक है ना, रिमोट वगैरह में पड़ता है। दूसरा सेल का मतलब कक्ष भी होता है, जैसे कैदियों के लिए जो सेल होती है उसका मतलब कक्ष या प्रकोष्ठ भी लेते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा सेल का मतलब कक्ष, प्रकोष्ठ या डायरेक्ट सेल भी आप लिख सकते हो, ये भी होता है। तो ये वर्ड्स लास्ट टाइम मैंने दिए थे आपसे, इन पे डिस्कशन करना था। चलिए इनके आगे से हम लोग अगर कंटिन्यू करें, सो नेक्स्ट वर्ड सेंसस। सेंसस जनगणना को रिप्रेजेंट करता है, जो भी भारत में जनगणना होती है सेंसस बोला जाता है। सेंट्रल सेस, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, केंद्र को रिप्रेजेंट करता है ये। और उपकर जो होता है वो सेस को रिप्रेजेंट करता है। उपकर, याद रखिएगा सेस के लिए हिंदी होती है उपकर। डायरेक्ट सेस देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र होता है, ये सभी आपको पता है। जब भी आप कोई चीज अचीव करते हैं उसका जो प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट। देन कैसेशन, कैसेशन का मतलब होता है समाप्ति। ठीक है ना, कैसेशन समाप्ति को रिप्रेजेंट करता है, फिनिश हो जाना, एंड हो जाना, समाप्त हो जाना, दैट इज कॉल्ड कैसेशन। देन चेन इंडेक्स, चेन इंडेक्स में इंडेक्स वर्ड को रिप्रेजेंट करता है सूचक को, इंडिकेट करने वाला इंडेक्स सूचक हो जाता है। और चेन रिप्रेजेंट करता है आकार आदि क्रम, मतलब आकार आदि का जो क्रम होता है, सीक्वेंस। चेन मतलब ही होता है श्रृंखला,
तो याद रखिएगा एक श्रृंखला को, क्रम को रिप्रेजेंट करने वाला जो सूचक होता है दैट इज कॉल्ड चेन इंडेक्स। देन चेन्ड लाइब्रेरी। अब ये देखिए चेन्ड का मतलब होता है जंजीर, ठीक है ना। चेन्ड लाइब्रेरी मतलब ऐसा पुस्तकालय जहां पुस्तकें जंजीर से जकड़ी होती हैं, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप उनको लेके घर नहीं जा सकते, वहीं बैठ के पढ़ना है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड जगह पर डिफाइन करके आप उनको पढ़ सकते हैं, वो होता है चेन लाइब्रेरी। चेयरमैन अध्यक्ष या सभापति, आसान है, फिक्स है, यूज भी आपने किया होगा, सुना होगा। देन कैरेक्टर रोल, रोल आता है पुस्तिका के लिए, कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है चरित्र को। अब कैरेक्टराइजेशन, किसी के चरित्र का अगर आप मूल्यांकन करते हैं, वैल्यू देते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्पेशलिटी है उसके कैरेक्टर में, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड चरित्रांकन। उसके चरित्र का, कैरेक्टर का अंकन करना, मूल्यांकन करना, ये कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। चार्ज, किसी के ऊपर चार्ज लगाना यानी उसके ऊपर आरोप लगाना, दोष लगाना। सो दोष आरोप दोनों को मिलाकर बनाया जाता है दोषारोप, ठीक है ना। दोषारोपण भी होता है, दोषारोप भी होता है। चार्ज करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना, ठीक। याद रखिएगा सारे के सारे वर्ड, चेन इंडेक्स, चेन लाइब्रेरी, चेयरमैन हो गया, चेयरमैन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, सभापति, अध्यक्ष, हिंदी पूछ सकते हैं, हिंदी देकर के आपसे इसकी अंग्रेजी पूछ सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको आसानी से याद हो जाएगा, सेंट्रल सेस याद रखिएगा, केंद्रीय उपकर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, चार्ज शीट। अब देखिए चार्ज का मतलब अभी पढ़ा, दोष लगाना, आरोप लगाना। तो जो आरोप लगाने वाला पत्र होता है, शीट का मतलब यहाँ पत्र की बात कर रहे हैं, आरोप पत्र, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज शीट को। नाउ चार्ज्ड अफेयर्स, अफेयर मतलब होता है प्रोसेस, कार्यकलाप में इन्वॉल्व रहना। तो चार्ज्ड अफेयर्स मतलब होता है कार्यदूत, जो कार्यों को करने वाले लोग होते हैं, असाइन कर दिया जाता है, कार्य सौंप दिया जाता है, उनके लिए आता है चार्ज अफेयर्स। चार्ज शीट देखिए अगेन दो तरह से लिखा गया इसको, कई बार स्पेस के साथ में, कई बार हाइफन लगा के दे देते हैं, बीच में डैश लगाकर। तो चार्ज शीट अगेन आरोप पत्र ही है। देन किताब किसी के नाम पर देना, चेयरिंग बुक। अब चेयरिंग बुक का मतलब हो गया किताब किसी के नाम पर देना। लाइब्रेरी में अगर आप मेंबर नहीं हो, किसी मेंबर के नाम से इश्यू करा लेते हैं, तब ये फ्रेज यूज होता है। नाउ चार्टर, चार्टर मतलब होता है अधिकार में लेना, किराए पर ले लेना, भाड़े पर लेना। चार्टर प्लेन आपने सुना होगा, जब आप किराए पर लेते हैं पूरा का पूरा एरोप्लेन अपनी सुविधा के लिए, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड चार्टर। चार्टर मतलब होता है अधिकार पत्र, ये भी एक मीनिंग होता है, और भाड़े पर लेना, किराए पर लेना, ये भी होता है चार्टर। चार्टर का लिटरल हिंदी चार्टर भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, चैस फार्मिंग, फार्मिंग मतलब होता है खेती। चैस वर्ड यूज किया गया है कर्षण के लिए, कर्षण और खेती रिप्रेजेंट करते हैं फार्मिंग को। अच्छा, शटल्स, निर्धारणीय स्वत्व, किसी चीज का आप निर्धारण करते हैं कि ये चीज आपकी अपनी है, अधिकार जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाता है शटल। प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज किया जाता है, जो भी हमारी मूल्यवान चीजें होती हैं, अधिकार जिनके ऊपर आपका अधिकार है, वो सारी चीजें आ जाती हैं शटल्स में। देन किमाइस, किमाइस मतलब होता है पुस्तकों का ढीला आवरण। अगर आपने बाइंडिंग करी है पुस्तकों की और उसके ऊपर कवरिंग करी है, लेकिन ढीला हो गया थोड़ा सा उसका कवर, दैट इज एक्चुअली किमाइस। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, रसायनिकी भी इनको बोला जाता है, रसायन विज्ञान, बचपन से आप सुनते भी आ रहे हो केमिस्ट्री वर्ड। देन कायरोस्क्योरो, कृष्ण श्वेत रेखांकन। कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक, श्वेत का मतलब व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट से किसी चीज को, डायग्राम को रिप्रेजेंट कर देना, ब्लैक एंड व्हाइट, कृष्ण श्वेत रेखांकन, ये रिप्रेजेंट करता है कायरोस और कायरोस्क्योरो को, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज चीफ। चीफ का मतलब ही होता है मुखिया, मुख्य, प्रधान भी बोल सकते हैं इसको। तो चीफ प्रमुख को रिप्रेजेंट करता है। चीफ जस्टिस आ गया तो वो मुख्य न्यायाधिपति होता है, न्यायाधीश को रिप्रेजेंट करता है। चीफ मिनिस्टर आ गया तो मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है ना। देन कायरोग्राफ, ये भी ध्यान रखिएगा, कायरोग्राफ का मतलब लिखा हुआ है हस्तलिखित कागज। वो चीजें, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कागज जो हाथ से लिख के दिए गए, प्रिंटेड नहीं है, छपे हुए नहीं है, हस्तलिखित कागज है, उसके लिए वह रिप्रेजेंट करते हैं कायरोग्राफ। ग्राफ मतलब होता है लिखना, ग्राफी रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना ये। अच्छा, ये देख लीजिए, कायरो वर्ड से बना है ये भी, कायरोजाइलोग्राफिक। कायरोजाइलोग्राफिक का मतलब होता है एक तरह की किताब जहां चित्र, मुद्रित व अक्षर हस्तलिखित है, ऐसी पर्टिकुलर किताब होती है कायरोजाइलोग्राफिक। कायरो वर्ड ऑफ कोर्स अभी हमने पढ़ा हस्तलिखित कागज के लिए आता है। तो ऐसी किताब
जहाँ चित्र तो छपे हुए हों, प्रिंटेड होते हैं, लेकिन उनके बारे में डिस्क्रिप्शन जो होता है वो हाथ से लिखा गया होता है। ऐसी चीज को, ऐसी किताब को बोला जाता है कायरोजाइलोग्राफी। अच्छा, कोरस। कोरस क्या होता है? एक मेन सिंगर होता है, उसके पीछे कई लोग स्वर देने वाले लोग होते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है जो मेन सिंगर को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों का जो समूह होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कोरस। कोरस मतलब होता है समूह गीत, अकेले पर्सन नहीं गाता, जो अकेले सिंगर गाता है वो मेन सिंगर होता है, पीछे समूह में गाने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है कोरस। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आया आराम घर, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पोल्ट्री। अब ये वर्ड याद रखिएगा, दिस वर्ड आराम घर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे रूम को रिप्रेजेंट करता है जहां आप रेस्ट करते हैं, ठीक है ना, रेस्ट करने वाले वर्ड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है पोल्ट्री। देन क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब लिखा हुआ है वृत्तांत। वृत्तांत का मतलब होता है पूरा किस्सा सुनाना, ठीक है ना। वृत्तांत मतलब होता है डिस्क्राइब करके पूरा डिटेल में किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ये हो जाता है वृत्तांत। ठीक, नेक्स्ट वर्ड याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल समरी। क्रोनोलॉजी, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी मतलब होता है जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का क्रम क्या रहा, पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, इस क्रम को उनके होने के अनुसार जब आप व्यवस्थित करते हैं, इस चीज को बोला जाता है क्रोनोलॉजी, ठीक है ना, क्रम को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना। तो क्रोनोलॉजिकल समरी मतलब होता है तारीख वार सार। सार समरी के लिए आ गया, और तारीख वार मतलब डे टू डे किस किस दिन क्या क्या हुआ, ये सब रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। ठीक, नाउ क्रायोग्राफी क्या होता है? क्रायोग्राफी मतलब होता है स्वर्ण अक्षरों का लेखन। जब आप कहीं पर लिखते हैं और उसको गोल्डन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड क्रायोग्राफी, ठीक है ना। तो ये क्रायोग्राफी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, सर्कुलर। सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट पत्र होता है, परिपत्र हो जाता है, जिसके ऊपर आप एक इंपॉर्टेंट नोटिस अपने स्टाफ को देने के लिए, या फिर कोई नया रूल अगर लगा रहे हैं, तो जो भी नए रूल एंड रेगुलेशंस जिस पे आपने प्रिंट किए हैं उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कागज को बोला जाता है सर्कुलर। इंपॉर्टेंट वर्ड उसके लिए जो आता है वो है परिपत्र, ठीक है ना। तो परिपत्र याद रखिएगा, सर्कुलर को रिप्रेजेंट करता है। सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट कागज होता है, डॉक्यूमेंट आप मान सकते हो जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशंस को डिस्क्राइब किया जाता है। सर्कुलेशन, जारी की गई किताबों की संख्या। कोई भी चीज सर्कुलेशन में है मतलब फैली हुई है, बटी हुई है, जारी कर दी गई है, लोगों के पास उनको दे दिया गया है, वापस आना है उसका भी। तो सर्कुलेशन में आना इसका मतलब होता है फैल जाना, बट जाना, जारी हो जाना, लोगों तक पहुंच जाना। तो ऐसे जारी की गई किताबों की संख्या के लिए भी आप वर्ड सर्कुलेशन यूज करते हो। बुक्स इन सर्कुलेशन मतलब किताबें जो जारी कर दी गई है। अच्छा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब होता है परिधि, किसी भी चीज की लिमिट को डिफाइन करना, इसकी रेंज कहां तक है वो बताना, दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। देन साइटेशन। साइट का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। साइट का मतलब होता है उद्धरण देना या उदाहरण देना, ठीक है ना। किसी भी चीज का अगर आप उदाहरण देते हैं, उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, दैट इज कॉल्ड साइट। तो साइटेशन का मतलब ही हो गया पूर्वोदाहरण या उद्धरण, किसी भी चीज का एग्जाम्पल जो होता है उसके लिए भी वर्ड उद्धरण ही आएगा, ये आ जाता है साइटेशन, ठीक है ना। उदाहरण देना किसी कहानी को, किसी घटना को अगर रिप्रेजेंट करते हैं साइटेशन में। देन सिटी, नगर के लिए आया। कॉम्पनसेटरी, प्रतिपूरक के लिए आ गया। और अलाउंस, भत्ता। तो याद रखिएगा तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। प्रतिपूरक आपसे अलग से पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा कॉम्पनसेटरी। तो पूरा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सीसीए जिसको बोला जाता है। नगर प्रतिपूरक भत्ता, अलाउंस का भत्ता याद रखिएगा। सिटी आपको याद रहेगा, नगर के लिए आता है। कॉम्पनसेटरी जरूर ध्यान रखिएगा, प्रतिपूरक, ठीक है ना। ऑफिसेज वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। देन सिविल कोड। सिविल कोड दीवानी अदालत हो गया। सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार, सिविल नागरिक को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, सिविल कोर्ट में ये दीवानी वर्ड रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिविल राइट्स की बात करें तो नागरिक अधिकार हो गए। सिविल सूट, सिविल सूट मतलब होता है दीवानी मुकदमा या सिविल वाद। सिविल तो यहीं से आ गया, सूट वाद को रिप्रेजेंट कर रहा है या दीवानी मुकदमा को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है ना। अब क्लेम किया अगर आपने किसी चीज के ऊपर, तो आपने दावा किया है किसी चीज के लेकर के, अगर आप अपना दावा पेश करते हैं तो आपका क्लेम होता है। एंड क्लेमेंट उस पर्सन के लिए बोला जाता है जो दावेदारी अपनी रखता है सामने, दावेदार हो जाता है। इंग्लिश में उसके लिए वर्ड आता है क्लेमेंट, हिंदी में उसके लिए वर्ड है दावेदार। याद रखिएगा सारे के सारे वर्ड, स्पेशली कॉम्पेंसेटरी वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, प्रतिपूरक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। सिविल कोड है, दीवानी अदालत के लिए आ जाता है, सिविल राइट्स है, नागरिक अधिकार के लिए आ जाएगा, और सिविल सूट है तो अगेन दीवानी मुकदमा, स्वीट वर्ड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मुकदमा को, ठीक। और सरकमफेरेंस परिधि के लिए आ जाता है, सर्कुलेशन जारी की किताबों की संख्या, या जो चीज़ें वितरित हो गई हैं, प्रोसेस में आ गई हैं, बट गई हैं, वो आ जाती है हमारी सर्कुलेशन में। सर्कुलर वर्ड आ रहा है तो वो केवल रिप्रेजेंट करता है परिपत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्लैंडेस्टाइन लिटरेचर, निषिद्ध साहित्य। लिटरेचर आपको पता है साहित्य होता है, निषिद्ध है इसका मतलब उसके ऊपर बैन लगा है, मना है, उसको पढ़ना मना है, या फिर उसको बेचना या उसको यूज में लाना मना है, निषिद्ध हो गया वो। देन क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई करना, किसी भी बात को स्पष्ट करना, अपना पक्ष रखना, तो स्पष्टीकरण ये इसकी शुद्ध हिंदी को रिप्रेजेंट करता है। क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई करना याद रखिएगा, स्पष्ट करना होता है क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण। अच्छा, क्लास स्ट्रगल, यहाँ क्लास का मतलब कोई कक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्ट्रगल वर्ड संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा क्लास स्ट्रगल, वर्ग का जो संघर्ष होता है, कुलीन वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, इनके बीच में जो संघर्ष होता है दैट इज एक्चुअली क्लास स्ट्रगल, ठीक है ना। एक ग्रुप के लोग, एक वर्ग के लोग दूसरे के खिलाफ जो लड़ते हैं उस संघर्ष में आ जाता है। अच्छा, क्लास से ही बना है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, उनकी क्वालिटीज़ के अनुसार, उनके यूजेस के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, अलग अलग वर्ग में रखना, क्लासीफाई करना, वर्गीकरण करना, ठीक है ना। ये वर्ड याद रखिएगा, क्लास से ही दोनों वर्ड्स बने हैं, क्लासिफिकेशन, क्लास स्ट्रगल। और देखिए अगेन क्लासिफाइड मटेरियल, गुप्त सामग्री, यहाँ क्लासिफाइड वर्ग को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, गुप्त सामग्री मतलब, गुप्त मतलब होता है छुपी हुई, हिडन, सीक्रेट जो चीजें होती हैं वो आती हैं, तो क्लासिफाइड मटेरियल इज गुप्त सामग्री। अच्छा, क्लॉज खंड को रिप्रेजेंट करता है, क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य, ये भी एक ध्यान रखिएगा, क्लॉज का एक मतलब ये भी लिया जाता है उपवाक्य। क्लॉज मतलब होता है कोई भी चीज, अगर आपने कोई नियम बनाया है देन आपको लगा कि उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए, तो जो आप उसमें और चीजें ऐड करते हो, उपवाक्य जो, या उसका एक खंड, उसका एक भाग जो आप उसमें ऐड करते हो, दैट इज कॉल्ड क्लॉज, ठीक है ना। तो क्लॉज याद रखिएगा खंड या उपवाक्य को शो करता है। अच्छा, क्लैरिकल एरर, एरर पता है आपको, अशुद्धि हो जाती है, और क्लैरिकल, क्लर्क का काम ही होता है बेसिकली लिखना, रिटर्न वर्क करना, तो लेखन अशुद्धि को रिप्रेजेंट करता है क्लैरिकल एरर। लिखने में अगर कोई त्रुटि हो जाए, आपसे कोई गलती हो जाए, त्रुटि भी बोल सकते हैं, अशुद्धि बोल सकते हैं, ये कहलाता है हमारा क्लैरिकल एरर। अब क्लर्क वर्ड आता है लिपिक के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिपिक को रिप्रेजेंट करता है क्लर्क। क्लर्क लोअर डिवीजन, क्लर्क अपर डिवीजन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगेन दोनों में अंतर आप देख लो, लोअर और अपर का ही है, तो अब सब कुछ तो सेम है, श्रेणी और लिपिक दोनों चीजें, डिवीजन आ गया श्रेणी के लिए, क्लर्क आ गया लिपिक के लिए, बस लोअर और अपर को ध्यान रखिएगा। यहाँ अपर है लेकिन लोअर में अवर लिखते हैं, अब अवर अपर एक मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। लोअर वर्ड अवर को शो करता है और अपर वर्ड प्रवर को शो करता है, अपर, प्रवर, लोअर, अवर, ठीक है ना, मिलते जुलते वर्ड्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, अपर, अवर, बस अवर वर्ड आता है लोअर के लिए और प्रवर आता है अपर को शो करने के लिए, ठीक है। डिफरेंस क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा अवर और प्रवर को लेकर के, ठीक है। प्रवर अपर को रिप्रेजेंट करता है और अवर लोअर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, क्लिशे। क्लिशे मतलब होता है विशिष्टोक्ति। विशिष्टोक्ति क्या होता है? क्लिशे मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ शब्द या कुछ वाक्यों को बार बार अपने लैंग्वेज में यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदी में हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, तकिया कलाम, तो ये एक तरह का क्लिशे ही होता है।
क्लिशे मतलब होता है स्पेशली विशिष्ट उक्ति, जो वो पर्सन जो किसी पर्टिकुलर बात को बार बार करता है, किसी पर्सन से स्पेशली जुड़ जाती है जो बात या जो उक्ति या स्टेटमेंट होता है, विशिष्ट उक्ति। इसको अगर अलग अलग आप करोगे तो विशिष्ट उक्ति आपको मिलेगा। उक्ति का मतलब होता है कुछ कहना, स्टेटमेंट देना। विशिष्ट मतलब कुछ खास पर्सन की पहचान होती है वो, तो याद रखिएगा वो क्लिशे में आता है। क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा तो वो वामावर्त हो जाता है, मतलब बाईं ओर, ठीक है ना। तो ये दक्षिण दिशा से चलने वाली चीजों को या घूमने वाली चीजों को क्लॉकवाइज बोला जाता है। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस का मतलब शेष राशि होता है, तो रोकड़ जो बाकी है या शेष राशि जो है, जहां पर आप अपना जो कैलकुलेशन है वो क्लोज करते हैं, बुक बंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, क्लॉथ प्रिंट बहुत सिंपल है। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा और प्रिंट का मतलब होता है उसके ऊपर कोई चीज पब्लिश करना, मुद्रित करना। तो कपड़े पर मुद्रित पुस्तक जो होती है दैट इज कॉल्ड क्लॉथ प्रिंट। अच्छा, कोलिशन गवर्नमेंट, कोलेट करना मतलब होता है गठबंधन करना, मिलना जुलना, इकट्ठा होना, ठीक है ना। तो संयुक्त सरकार, मिलीजुली सरकार, बहुदलीय सरकार, कई तरह से इसका मीनिंग डिफाइन किया जाता है। नॉर्मल आपने इसका जो मीनिंग सुना है वो गठबंधन की तरह से सुना होगा। गठबंधन भी एक तरह का कोलिशन ही होता है। कोलिशन मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, मिल जाना, घुल मिल जाना, संयुक्त हो जाना। कोड, संहिता या कोड ही बोला जाता है। अच्छा, कोड से बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड बनता है वो ये है, इसको जरूर याद रखिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट। हिंदी में इसके लिए वर्ड आता है आचार संहिता, ये आपको अक्सर सुनाई पड़ेगा वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड, इनमें से जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है संहिता को, ठीक। और कोडेक्स, कोडेक्स मतलब होता है पुराने ढंग की पुस्तक, वो पुस्तक जो पुराने ढंग की है, जो ओल्ड फैशन हो गई हैं, पुराने तरीके की जो डिफाइन करती हैं वो कहलाती है हमारी कोडेक्स। अच्छा, कोडिफिकेशन, कोडिफाई करना, कोडिफिकेशन करना, कोड से ही बना है, इसका मतलब होता है संहिता, तो उसको कोडिफाई करना मतलब संहिताकरण करना, संहिता बनाना उसकी, दैट इज कॉल्ड कोडिफिकेशन। कोडिसिल, ये याद रखिएगा, कोडिसिल मतलब होता है, देखिए हिंदी में मीनिंग इसका कोडिसिल ही दिया हुआ है, ठीक है ना। परिशिष्ट, ध्यान से देखिए, उपदित्सा, ये वर्ड अगेन डिफाइन किया गया है। कोडिसिल होता क्या है ये मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूं। क्या होता है, अगर आपने, जैसे एक वर्ड आपने शायद सुना होगा, द वर्ड इज विल। एक तो विल फ्यूचर टेंस के लिए आता है, दूसरा विल का एक मतलब होता है वसीयत, ठीक है ना। अब किसी पर्सन ने कोई वसीयत अपनी पहले से बना रखी है, लेकिन उसको अगर इस वसीयत में कुछ चेंजेस करने हैं या इसको कैंसिल करके दूसरी वसीयत बनानी है, तो उसके लिए पर्सन जब कोई एक अलग से स्टेटमेंट या अलग से अपना नया एक वसीयतनामा साथ में जमा करता है, कुछ अलग से प्रपत्र देता है, उस चीज को एक्चुअली बोला गया है कोडिसिल। कोडिसिल परिशिष्ट होता है। उपदित्सा का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, अलग से एक सपोर्टिंग लेटर लगाना, अलग से कोई नोटिफिकेशन देना, इस पुरानी वसीयत में ऐड करने के लिए, उसको बदलने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए जो अलग से कुछ सपोर्टिंग मटेरियल आप देते हो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कोडिसिल, ठीक है ना। तो कोडिसिल, परिशिष्ट या उपदित्सा, ये वर्ड इसका जरूर ध्यान रखना है आपको। कोडिसिल की लिटरल मीनिंग आप कोडिसिल भी दे सकते हैं, गलत नहीं है। परिशिष्ट, उपदित्सा, ये थोड़ा सा वर्ड अच्छा है, इसको याद रखिएगा। उपदित्सा दिया जाए तो आप उसका मतलब कोडिसिल टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, कोर्शियन। कोर्शियन का मतलब होता है बल प्रयोग, फोर्सफुली बल का प्रयोग करके किसी काम को करवाना, दैट इज कॉल्ड कोर्शियन। अब कोर्शियन और ड्यूरेस, ड्यूरेस भी इसका सिनोनिम ही है, बस साथ में इसलिए दे दिया गया क्योंकि यहाँ पे दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है। फोर्सफुली किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके दबाव डाल के कोई काम कराना ड्यूरेस भी होता है, कोर्शियन भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कोइंसिडेंस, ये कॉमन वर्ड है जो आपने सुना होगा। हिंदी भी अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, संयोग होता है, मतलब इत्तेफाक जिसको हम लोग बोलते हैं, संयोग। और एक और अच्छा वर्ड इसके लिए आपको मिल रहा है, दैट इज संपात। संपात, संयोग, इत्तेफाक, कुछ भी इसका मीनिंग दिया जा सकता है। कोइंसिडेंस को रिप्रेजेंट करता है ये,
ठीक है ना। अच्छा, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करना मतलब अगेन सहयोग करना, हेल्प करना, एक दूसरे की समर्थन करना, ये हो जाता है कोलैबोरेशन करना। स्पेशली सहयोग करना किसी के कार्य में, गठबंधन करने की तरह से भी यूज होता है ये भी। अच्छा, कोलाज क्या होता है? अलग अलग तरह की फोटोज जो हमारे चित्र होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके एक पिक्चर बनाना, उसकी कागज के टुकड़ों से बने हुए विवरण, कागज के टुकड़े जोड़ जोड़ के अगर आपने कोई चित्र बनाया है वो कहलाता है हमारा कोलाज। कोलाज प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिएगा। कोलाज का मतलब होता है कागज के टुकड़ों से बने विवरण। वो कागज के टुकड़े चित्र भी हो सकते हैं, नॉर्मल कागज भी हो सकता है, ठीक है। कोलेट, किताब के पन्नों की जांच करना। देखा होगा आपने, कुछ लोग पेज पलटते हैं, जल्दी जल्दी रीडिंग नहीं करते जहाँ पर, तो और प्लस अगर आप चेक कर रहे हो, जांच कर रहे हो, कोई चीज़ पर्टिकुलरली ढूंढ रहे हो, पूरी नहीं पढ़ रहे हो, फटाफट निपटते जा रहे हैं, वो आ जाता है हमारा कोलेट में। तो कोलेट मतलब होता है किताबों के पन्नों की जांच करना। देन कोलेशन इसी से बना हुआ है, पुस्तक के पृष्ठ, चित्र, स्तंभ, फोटो आदि का विवरण। तो जब आप पन्नों की जांच करते हो तो ये डिसाइड करते हो कहाँ पे कितने चित्र हैं, कहाँ पे कितने स्तंभ कॉलम बने हुए हैं, कौन कौन सी फोटो कहाँ लगी हैं, उन सब का जो विवरण होता है वो आता है कोलेशन में। कोलेशन आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है, कौन सी चीज़ इस बुक में कहाँ पर है, किस कॉलम में लिखी हुई है, किस स्तंभ में, किस पेज में लिखी हुई है, ये डिफाइन करता है। अच्छा, अब देखिए यहीं से कलेक्ट से बना ये वर्ड कलेक्टेनिया। कलेक्टेनिया का मतलब होता है संचयिता, संचय करना, इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, तो कलेक्टेनिया का मतलब होता है संचयिता। और कलेक्टिवली सामूहिक रूप से, कुल मिलाकर सब लोग इकट्ठे होकर जो काम करते हैं वो कलेक्टिवली होता है, ठीक। देन कलेक्ट से बना है कलेक्टर। कलेक्टर मतलब संग्रह करने वाला पर्सन, संग्राहक या समाहर्ता। समाहर्ता भी उस पर्सन को बोलते हैं जो कुछ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, किसी चीज़ का पर्टिकुलर कलेक्शन रखते हैं, वो आता है समाहर्ता। संग्राहक ये बहुत अच्छा टर्म है, संग्रह से रिलेटेड है, इसलिए आपको आसानी से याद रहेगा। संग्राहक है तो संग्रह करने वाला यानी कलेक्टर। कलेक्ट से बना कलेक्टर, संग्रह से बना है संग्राहक, ठीक है ना। अगेन नेक्स्ट एंड वर्ड्स की बात करते हैं। कलेक्टरेट, कलेक्टरेट का मतलब होता है, देखिए एक तो इसका मतलब कलेक्टर ही दिया हुआ है, दूसरा इसका मतलब है समाहर्ता, और फिर आगे लय यानी आलय, जगह को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। समाहर्तालय मतलब वो चीजें जहां पर कलेक्टर प्रेजेंट रहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉल्यूजन, दुराभिसंधि, ऐसी संधि जिसमें नुकसान ही नुकसान है, जिसको फेल होना ही होना है, वो आता है कोलिजन। कोलिजन मतलब होता है ऐसी संधि जिसका नुकसान ज़्यादा है, ठीक है ना, भले के लिए नहीं कि ये एक पक्ष का हो, दोनों पक्षों का हो, नुकसान ही नुकसान है, वो आता है कोलिजन। अच्छा, कोलोफोन, कोलोफोन मतलब होता है मुद्रण, मुद्रक के नाम, स्थान, मुद्रण दिनांक आदि का विवरण। जो चीज़ें भी मुद्रा छपाई की जाती है उसका जब आप विवरण देना शुरू करते हो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कोलोफोन, ठीक। कलरेबल, कलरेबल का मतलब होता है संभाव्य, संभाव्य का मतलब होता है जिसके होने की संभावना है, ठीक है ना, जिसके भी होने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड संभाव्य। अच्छा, कॉलम स्तंभ या खाना को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये एक कॉलम है, ठीक है ना, कॉलम मतलब एक स्तंभ है जिसमें इंग्लिश के सारे वर्ड लिखे हैं। दूसरा स्तंभ ये है जिसमें हिंदी के सारे शब्द लिखे हुए हैं, तो इसको बोला जाता है स्तंभ या खाना। इंग्लिश के लिए वर्ड है कॉलम, ठीक। कॉलनर, कॉलनर मतलब होता है स्तंभात्मक, कोई भी चीज़ जो स्तंभ के फॉर्म में लिख दी जाए, कॉलम वाइज करके लिख दी जाए, स्तंभात्मक किस तरीके से शो किया गया वो कहलाती है हमारी कॉलम। अच्छा, कलरेबल मतलब है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है जिसके ऊपर शक हो, आप श्योर ना हो, जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो संदिग्ध, ठीक। कॉमिक रिलीफ, कॉमिक का मतलब ही होता है हास्य, तो कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है हास्य प्रवेश। जैसे मूवी में आपने देखा है ना, जब कॉमेडियन आते हैं तो सिचुएशन पूरी बदल जाती है, तो वही चीज़ होता है, किसी भी जगह पे हास्य का प्रवेश कराना। कॉमिक रिलीफ मतलब होता है चीज़ों को थोड़ा सा लाइट कर देना, हंसी, हल्का फुल्का हंसी मजाक के फॉर्म में रख देना, दैट इज कॉल्ड कॉमिक रिलीफ। कमांडमेंट, कमांडमेंट मतलब होता है धर्म, आदेश, धर्म के अकॉर्डिंग किसी को क्या काम करना है, जब ये आदेश दिया जाता है, बिकम्स
कमांडमेंट, कमांडमेंट धर्मादेश को रिप्रेजेंट करता है, धर्म के आदेश को, ठीक है ना। लास्ट की ये तो सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे इनको। एंड लास्ट 10 वर्ड्स आर अगेन कमेंसमेंट। हाँ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंस वर्ड से बना है। कमेंस का मतलब ही होता है शुरुआत करना, प्रारंभ करना, स्टार्ट या बिगिन को रिप्रेजेंट करता है कमेंस। तो कमेंसमेंट का मतलब ही होता है शुरुआत, जो भी शुरुआत कर दी गई है, प्रारंभ, वो कमेंसमेंट। अच्छा, कमेंसुरेट, कमेंसुरेट का मतलब होता है अनुरूप, किसी के अनुसार, किसी के हिसाब से चीजों को करना, कमेंसुरेट, ठीक है। देन कमेंट वर्ड आता है, अगर आप टिप्पणी करते हो। कमेंट और कमेंट्री देखिए कितने क्लोजली रिलेटेड वर्ड है। कमेंट्री आपने सुना होगा, वहाँ होती है हमारी क्रिकेट में, बट कमेंट और कमेंट्री दोनों वर्ड टीका टिप्पणी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कमेंट्री थोड़ा डिटेल में होती है, कमेंट आप एक या दो वाक्यों में कर सकते हैं। अच्छा, कमर्शियल मतलब होता है वाणिज्य संबंधी, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसे कमाने के उद्देश्य से जो चीज़ें होती हैं वो कमर्शियल होती हैं, ठीक है। अच्छा, कमीशन, कमीशन का मतलब आयोग, दलाली भी बोलते हैं। कमीशन, दलाली इसलिए क्योंकि कमीशन जो लिया जाता है आपसे, कोई काम आपको कराने के लिए बोला गया इतने पैसे मुझे देना, हो जाएगा आपका काम, तो वो कमीशन जो ले लिया जाता है, उस सेंस में वो दलाली को रिप्रेजेंट करता है। एक कमीशन आयोग होता है जिसमें कमेटी बनाई जाती है, कमिश्नर आयुक्त हो जाता है, आयोग से बनने वाला है, ध्यान रखना, आयुक्त, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है दोनों। और कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़, अगर आप अपने बात का बिल्कुल पक्के हो, किसी चीज़ के लिए आपने अगर वचन दे दिया है, वचनबद्धता, श्योर हो गए, किसी को आप प्रॉमिस कर दो कि नहीं ये करूँगा ही करूँगा मैं, तो वो हो जाता है आपका कमिटमेंट। कमेटी समिति को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन रोस्टर या कॉमन रजिस्टर, दोनों वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसी लिस्ट को जिसमें लोगों का नाम वगैरह दर्ज किया जाता है। तो सामान्य नामावली कॉमन रोस्टर या कॉमन रजिस्टर, रोस्टर भी याद रखिएगा, लिस्ट बनाने को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स थे आपके आज की प्रैक्टिस के लिए, करिएगा इनकी प्रैक्टिस, ज़रूर डिस्कशन करते चलें, ये ध्यान रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और चलते चलते आपके लिए जो होमवर्क हम लोग यहाँ पर देते हैं वो देख लीजिए। कुछ वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं जिन पे चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। वर्ड्स कौन कौन से हैं? 5 वर्ड्स आपके लिए इंग्लिश के, 5 वर्ड्स आपके लिए हिंदी के, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप, एक ही वर्ड से बने हुए हैं दोनों। कम्युनिक, कम्यूटेशन, कम्यूटेड लीव, दैनिक यात्री, अनुकंपा और अनुकंपा भत्ता, देख लीजिए बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। सार संग्रह, प्रतिपूर्ति, प्रतिकर, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, ये वो वर्ड्स हैं जो आपको तब तक ढूंढ के रखने हैं। कंटिन्यू करेंगे इन्हीं वर्ड्स के साथ हम लोग अपना अगला वीडियो, तब तक के लिए प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा। थैंक यू वेरी मच।